Hello, my dear viewers. I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम से संबंधित भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का थॉट के बारे में हम लोग या चिंतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर कौटिल्य ने क्या कहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से जो थिंकर है कौटिल्य, उन्होंने भारतीय राज व्यवस्था और राज व्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था और विधि व्यवस्था पर उनका जो विचार है, उस विचार को हम समझने का कोशिश करेंगे। इकाई की संरचना, प्रस्तावना, उद्देश्य, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य एवं स्वरूप, राजा संबंधी विचार, शतांश सिद्धांत, विभिन्न अंगों का तुलनात्मक महत्व, मंत्रिपरिषद अथवा अमात्य संबंधी विचार, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून एवं न्याय संबंधी विचार, दंड एवं गुप्तचर संबंधी विचार, विदेश नीति संबंधी विचार, मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति, कौटिल्य एवं मैकियावेली, कौटिल्य एवं यूनानी विचारक, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न, प्रस्तावना, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म के बावजूद अपनी योग्यता, मेधा, क्षमता तथा साहस से न केवल अपना मुकाम स्थापित किया, वरन अपनी संगठन क्षमता, कूटनीति, शौर्य से नंद वंश का नाश किया। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से नंद वंश के अत्याचार से भारतीय जनमानस को मुक्त कराया। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करते हुए भारतीय राजनीतिक एकीकरण के द्वारा एक सशक्त राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। विद्वानों का मत था कि का जन्म 400 ईसा पूर्व तक्षशिला के एक ग्रामीण परिवार में हुआ था। उनको कई नामों से पुकारा जाता था, जिसमें विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य प्रमुख थे। कौटिल्य ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा समाप्त होने के साथ वही प्रधानाध्यापक हो गए। सम्राट महानंद द्वारा सभा में किए गए अपमान
ने उसे न केवल झकझोर दिया वरन उसे सक्रिय राजनीति में धकेल दिया। नंद वंश के नाश होने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। सिकंदर के जाने के बाद कौटिल्य ने पंजाब के राजाओं से मैत्री कर यूनानियों को देश से निकाल दिया। भारतीय राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र के द्वारा शासन संचालन, राजा के अधिकार कर्तव्य का व्यापक चित्रण किया है। उसने प्रजा हित के लिए राजा को कठोर परिश्रम एवं कड़े नियम बनाने की वकालत की। वह प्राचीन भारत का संभवतः पहला विद्वान था जिसने राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया। कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत तथा षड्गुण सिद्धांत राजनीति शास्त्र को उसकी अमूल्य देन है। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इन सिद्धांतों का वर्णन किया है। उनके ग्रंथ में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय तथा 6000 श्लोक है। इसमें राजनीति के अतिरिक्त दर्शन, शिक्षा शास्त्रों, नीति शास्त्र, सैन्य शास्त्र, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग आदि का वर्णन किया गया है। उद्देश्य इकाई के निम्न उद्देश्य प्राचीन भारतीय चिंतन के गौरव से विद्यार्थियों को परिचित कराना। इसके द्वारा हम कौटिल्य के विभिन्न सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य के विचारों के माध्यम से भारत के राजनीतिक एकीकरण में उनके योगदान को जांचने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य के विचारों के अध्ययन से आदर्श राजा के कार्य, उसके परिवार अधिकार तथा उस पर स्थापित नियंत्रण को समझने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य के अध्ययन के द्वारा राजनीति के व्यवहारवादी पक्ष अर्थात वाद को जानने का प्रयास करेंगे। राज्य की उत्पत्ति। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत से मिलते जुलते विचार दिए हैं। उनका मानना है कि राज्य से पूर्व समाज में अराजकता, मत्स्य न्याय अथवा जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह की स्थिति थी। इस स्थिति में सभी परेशान थे। अपने जीवन संपत्ति की रक्षा के लिए लोगों ने मनु को अपना राजा बनाया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने उपज का 1/6 भाग कर के रूप में देने लगे। व्यापार में 1/10 भाग तथा सोने से होने वाले आय का भी कुछ भाग प्राप्त करने लगे। कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्पष्ट करता है कि राजा जन कल्याण में कार्य करेगा तथा लोग कोष में अपना अंश तभी करेंगे जब उनकी सुरक्षा, कल्याण आदि राजा द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति में जन स्वीकृति का विचार दिया है। कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति का विचार समझौतावादी विचारकों हॉब्स, लॉक तथा रूसो से मेल खाता है। उनका मानव भी स्वार्थी झगड़ालू है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने में नहीं हिचकता है। मानव जीवन पर आए संकट ने सभी को मिलकर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विवश किया। कौटिल्य ने राजा पर जन कल्याण का
अंकुश लगाया है, उसने आशा की है कि जन स्वीकृति से अस्तित्व में आया। राजा अपने को बनाए रखने के लिए सदा प्रयासरत रहता है। कौटिल्य ने राजकोष पर जनता का नियंत्रण माना है। उसकी स्पष्ट मान्यता थी कि बिना जन स्वीकृति के नया कर नहीं लगाया जा सकता है। वह राजा को पूर्ण आज़ादी नहीं देता, वरन उस पर जन स्वीकृति का बंधन लगाता है। राज्य के कार्य एवं स्वरूप। कौटिल्य राज्य के स्वरूप के बंधन या संबंध में सावयवी रूप में विचार रखते हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि राज्य 7 अंगों जैसे स्वामी, आमत, जनपद, दुर्ग, कोषदंड और मित्र से मिलकर बना है। उसकी मान्यता है कि यह आवश्यक अंग है। कौटिल्य के सावयवी विचारों से पूर्व की भारतीय चिंतन में झलक मिलती है। ऋग्वेद में जहाँ इसकी झलक मिलती है, वही यजुर्वेद में कहा गया है कि विराट पुरुष की पीठ राष्ट्र है और उसकी उदर, पीठ, जांघ तथा घुटने आदि उसकी प्रजा है। कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत सावयवी सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट और मौलिक है। इसका उद्भव ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से में मिलता है। कौटिल्य ने अपने 7 अंगों में राजा को सर्वाधिक महत्व दिया है। राजा के बाद मंत्री या आमत है जो उसे परामर्श देते हैं। उनकी सहायता से ही राज्य का संचालन संभव हो पाता है। दुर्ग राज्य की सुरक्षा का कवच है। जनपद अथवा भूभाग राज्य के अस्तित्व का भौतिक आधार है। जन कल्याण के लिए भरा हुआ कोष आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दंड भी राज्य का आवश्यक अंग है, क्योंकि बिना भय के कानून का पालन सुनिश्चित कराना असंभव है। कौटिल्य इसमें मित्र को भी स्थान देता है। आधुनिक समय में जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता को राज्य का अंग माना जाता है, परंतु कौटिल्य ने इसे साथ मानते हुए इसमें 2 कोष, दुर्ग, मित्र को जोड़ा है। कौटिल्य ने राज्य को पुलिस राज्य नहीं माना है। वह राज्य के व्यापक कार्यों की वकालत करता है। उसका मानना है कि राज्य को व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायता करना चाहिए। उसकी मान्यता थी कि इस परम उद्देश्य को पाने के लिए राज्य को सभी यत्न करने चाहिए। राज्य के द्वारा नागरिकों में देशभक्ति और कर्तव्य परायणता भरने के प्रयास करने चाहिए। उसका मानना था कि राज्य द्वारा जन कल्याण के सभी कार्य करने चाहिए। कौटिल्य नागरिक सुरक्षा, जन कल्याण को आवश्यक मानता था। वह विदेशी राष्ट्रों पर पैनी नज़र रखने की भी वकालत करता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य निम्न है: राज्य की सुरक्षा करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा की बाह्य और आंतरिक संकटों से रक्षा करना, देश की सीमाओं का विस्तार करना, कृषि को उन्नत करने का सदैव प्रयत्न करना, पशुओं का संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयत्न करना, व्यापार को बढ़ावा देना, वनों का विस्तार तथा कल कारखानों का प्रसार करना, सामाजिक शैक्षणिक कार्यों को करना। राजा संबंधी विचार।
राजा एवं सेना संबंधी कार्य कौटिल्य राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। वह शासन की धुरी के समान है। वह शासन को प्रभावी बनाने तथा जन कल्याण को सुनिश्चित करने का माध्यम है। राजा के गुण। कौटिल्य ने राजा के आवश्यक गुणों का विस्तृत विवरण दिया है। उसके अनुसार राजा को कुलीन, स्वस्थ, शास्त्र का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। उसे अभिगामी गुणों, प्रज्ञा गुणों, उत्साह गुणों तथा आत्मसंयम गुणों से युक्त होना चाहिए। अभिगामी गुणों अंतर्गत राजा की कुलीनता, धैर्य, दूरदर्शिता, सत्यवादिता आदि आती है। इसके अंतर्गत राजा से यह आशा की जाती है कि वह उचित, सत्य तथा शास्त्रों के अनुरूप चीज़ों को ग्रहण करेगा। उत्साह गुण में राजा में निर्भीकता, तेजी एवं दक्षता से कार्य करने की आशा रखी जाती है। आत्मसंयम गुणों में राजा से संयमी, बलवान, मृदुभाषी तथा उदार होने की आशा की जाती है। कौटिल्य का मत है कि शिक्षा एवं कठोर अभ्यास से इन गुणों का विकास किया जा सकता है। कौटिल्य का कहना था, जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजकुल भी बिना किसी युद्ध के अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। कौटिल्य ने शिक्षा पर बहुत महत्व दिया है। उन्होंने शिक्षा की व्यापक योजना प्रस्तुत की है। उनके अनुसार मुंडन संस्कार के बाद वर्णमाला और अंकमाला का अभ्यास कराया जाए। उपनयन के बाद उसे आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीति का ज्ञान कराया जाए। वार्ता के अध्ययन से राजा की आर्थिक समस्याओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। दंड नीति में योग्य राजा अपने राज्य में शांति और व्यवस्था लागू कर जन कल्याण सुनिश्चित करता है। अन्वीक्षकी विद्या राजा की बुद्धि को तीव्र करती है। यह लोक उपकार करती है। इसे राजा सुख दुख में स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता है। राजा की दिनचर्या। कौटिल्य के चिंतन में राजा का प्रमुख स्थान है। राजा को सदैव सजग, सतर्क रहना चाहिए। राजकर्म को ठीक प्रकार से करने के लिए वह दिन रात को 8 भागों में बांट देता है। वह प्रत्येक भाग को 1.5 घंटे का होगा। वह दिन के प्रथम भाग में राजा के द्वारा रक्षा तथा पिछले दिनों के आय व्यय को देखने पर बल देता है। दूसरे भाग में वह जनता, नागरिकों से मिले तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करने पर बल देता है। तीसरे भाग को स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय के लिए सुरक्षित करता है। चौथे भाग में कर विभाग का निरीक्षण पर बल देता है। पांचवा भाग मंत्री परिषद से परामर्श करने के लिए सुरक्षित है। सातवें भाग में स्वेच्छा से वह कोई कार्य कर सकता है। आठवां भाग हाथी, घोड़े, सेना के निरीक्षण के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार रात्रि को 8 भागों में विभाजित किया गया है। रात्रि के पहले भाग में गुप्तचरों को देखे, दूसरे भाग में स्नान, भोजन, स्वाध्याय तथा तीसरे भाग में संगीत सुनने के लिए निश्चित करता है। फिर है पांचवा भाग शयन के लिए निश्चित है। छठे भाग में जाकर दिन में संपादित किए जाने वाले कार्य पर विचार करे। सातवें भाग में गुप्त मंत्रणा करे तथा गुप्तचरों को यथास्थान भेजे। आठवें भाग में आचार्य, पुरोहित आदि से आशीर्वाद ग्रहण करे। इसी समय वैद्य, रसोइया
ज्योतिष से परामर्श करे। इन सब से निवृत्त होने के बाद दान दक्षिणा देने के बाद वह दरबार में प्रवेश करे। कौटिल्य वंशानुगत राजतंत्र का समर्थक था। वह राजा के बाद ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी सौंपने का पक्षधर था। यहाँ पर कौटिल्य योग उत्तराधिकारी का पक्षधर था। उसकी मान्यता थी कि यदि योग उत्तराधिकारी न हो तो प्रधानमंत्री के द्वारा योग्य राजकन्या को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। राजा के प्रमुख कार्य कौटिल्य ने राजा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य बताए हैं। प्रजा का कल्याण के लिए प्रयास करना, धर्म का पालन तथा रक्षा करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक कार्य हेतु योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना, विधि निर्माण करना, न्यायिक कार्य करना, दंड की व्यवस्था करना, आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों की निगरानी करना, राजकोष की अभिवृद्धि के उपाय करना, युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कौटिल्य राजा को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, परंतु वह सामाजिक धार्मिक नियमों से बंधा हुआ है। प्रोफेसर अल्तेकर का स्पष्ट मत है कि कौटिल्य का राजा बहुत लौकिक सामाजिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मर्यादित है। सप्तांग सिद्धांत प्राचीन समय से भारतीय चिंतन में राज्य के सावयव रूप का उल्लेख मिलता है। इस सिद्धांत में राज्य की कल्पना एक जीवित शरीर की तरह की जाती है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार राज्य रूपी शरीर भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में राज्य की कल्पना विराट पुरुष की तरह की गई है। कौटिल्य प्राचीन भारत का पहला विद्वान था जिसने राज्य के संबंध में इतने स्पष्ट विचार रखे हैं। कौटिल्य ने राज्य संबंधी अपने विचार से राज्य को 7 अंगों का मिश्रण बताया। उसकी मान्यता थी कि राज्य रूपी शरीर 7 अंगों से मिलकर बना है। कतिपय यही कारण है कि कौटिल्य का राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाया। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के पहले अध्याय में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 7 अंग निम्नलिखित है: स्वामी अथवा राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, पोस्ट, दंड, मित्र। स्वामी अथवा राजा। कौटिल्य के 7 अंगों के सिद्धांत में स्वामी अथवा राजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता थी कि राज्य की सफलता राजा पर निर्भर करती है। कौटिल्य को भारत में प्राचीन समय में पाए जाने वाले गणतंत्रों का पर्याप्त ज्ञान था, परंतु वह योग्य कल्याणकारी राजा का प्रबल समर्थक था। कतिपय यही कारण था कि उसने राजा की योग्यता, गुणों तथा नीतियों का व्यापक उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है। बीपीसी का स्पष्ट मत है कि कौटिल्य की शासन प्रणाली में राजा शासन की धुरी है और शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन को गति प्रदान करने में राजा का एकमात्र स्थान है। कौटिल्य राजा में आदर्श रूप देखता है। उसका राजा सर्वगुण संपन्न एक आदर्श व्यक्ति है। कौटिल्य के राजा संबंधी विचार प्लेटो के आदर्श राजा या दार्शनिक शासक के समान है। वह स्पष्ट करता है कि राजा दृढ़ निश्चय, विचारशील, सत्यवादी, विरोधियों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला, विवेकपूर्ण, दूरदर्शी, उत्साही तथा युद्ध में प्रचुर या चतुर होना चाहिए। उसमें कठिन समय में साहस न छोड़ने तथा समस्या को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। वह राजा में राजकोष की वृद्धि क्षमता रखने की क्षमता होना आवश्यक मानता है।
कौटिल्य राजा में अत्यधिक या आध्यात्मिक एवं नैतिक गुण को भी आवश्यक मानता है। उसका मानना है कि कुछ गुण स्वभाव से होते हैं, परंतु कुछ गुण अभ्यास अध्ययन से विकसित किए जा सकते हैं। कतिपय यही कारण है कि वह राजा की शिक्षा पर बहुत बल देता है। उसकी स्पष्ट मान्यता थी कि जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी जल्द नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजकुल बिना किसी युद्ध के अस्पष्ट हो जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को दंड नीति, राज शासन, सैनिक शिक्षा, मानव शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का जानकार होना चाहिए। राजा को अपनी इंद्रियों पर सदैव अंकुश रखना चाहिए। कौटिल्य के 7 अंगों के सिद्धांत में राजा का स्थान सर्वोच्च है। राजा राज्य रूपी शरीर में मस्तिष्क के समान है। जिस प्रकार मस्तिष्क के अक्षमता का प्रभाव संपूर्ण शरीर के अंगों पर पड़ता है, उसी प्रकार अयोग्य राजा से संपूर्ण राज्य की अस्वस्थ हो जाता है। आमत या मंत्री, सामान्यतः आमत्या का अर्थ मंत्री से लिया जाता है। कौटिल्य आमत्य के अंतर्गत मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारियों दोनों से रखता है। कौटिल्य का मत था कि जिस प्रकार एक पहिए की गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार एक व्यक्ति संपूर्ण प्रशासन नहीं चला सकता है। राजा को प्रशासन में सहयोगियों से परामर्श लेना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार सभी कार्यों की सफलता अमात्यों पर निर्भर करती है। कृषि आदि कार्यों की सफलता राजवंश अंतपाल आपत्तियों का प्रतिवाद, उपनिवेशों की स्थापना, अपराधियों को दंड तथा राजा करों का निग्रह संपूर्ण कार्य अमात्यों द्वारा संपन्न होते हैं। कौटिल्य का स्पष्ट मत था कि योग्य अनुभवी व्यक्ति को बिना किसी पक्षपात के अमात्य बनाना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि उनकी चरित्र परीक्षा के बाद नियुक्ति होना चाहिए। अमात्यों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंपे जाने चाहिए। जनपद कौटिल्य के राज्य रूपी शरीर का तीसरा अंग है। कौटिल्य का जनपद से अर्थ उस भूभाग में निवास करने वाले नागरिकों अथवा निवासियों से है। उनका मानना था कि जनपद के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कौटिल्य का स्पष्ट मत था कि दूसरे प्रदेशों से लोगों को आमंत्रित कर नए जनपद स्थापित किए जाए। प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 घर तथा अधिक से अधिक 500 घर वाले गांव बसाए जाए, जिसमें किसान एवं शूद्र अधिक हो। एक गांव दूसरे से 2 कोस से अधिक दूर न हो। जनपद के संगठन के संबंध में कौटिल्य स्पष्ट कहता है कि 800 गांवों के बीच स्थानीय, 400 गांवों के बीच द्रोणमुख, 200 गांवों के बीच खरवटिक तथा 10 गांवों के समूह के रूप में संग्रहण की स्थापना की जाए। इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से जनपद स्थानीय, द्रोणमुख, खरवटिक, संग्रहण और गांव में बटा होगा। कौटिल्य राज्य के छोटे आकार में विश्वास करता था। कौटिल्य जनपद निर्माण की पूरी योजना देता है, जिसमें प्रारंभ में तथा सीमांत में किले बने हो, जिसमें अन्न व पानी प्रचुरता से हो। आपातकाल में वन एवं पर्वत में जा रक्षा की जा सके। जनपद के पास शत्रु राजा के विरोधियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। शत्रु राज कमजोर होना चाहिए। उसके पास घने जंगल हो जो कीमती लकड़ी, हिंसक पशुओं से भरे हो।
इसके अंदर नदी तालाब हो तथा इसकी जलवायु अच्छी हो, निवासियों में नीच वर्ग की आबादी अधिक हो तथा मेहनती लोगों की अधिकता हो, ऐसा जनपद संपन्न जनपद होगा। कौटिल्य ने जनपद के निवासियों के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि वह निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। वह सरल हृदय वाली, राजा के करों को स्वेच्छा से चुकाने वाली होनी चाहिए। प्रजा के अंदर स्व अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। दुर्ग। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 2 तरह के दुर्ग का वर्णन किया है, दुर्ग विधान, दुर्ग निवेश। दुर्ग विधान का कौटिल्य का आशय मुख्य दुर्ग से है। इसमें वह मुख्य दुर्ग के निर्माण पर बल देता है। दुर्ग निवेश से उसका आशय दुर्ग के अंदर के भवनों तथा राज्यों के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों पर निर्मित भवनों से है। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। प्रत्येक राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत किला आवश्यक होता है। किले में सेना की मोर्चाबंदी, आक्रमण के लिए गुप्त निकास द्वार, सत्र भोजन का बंदोबस्त होना चाहिए। कौटिल्य ने दुर्ग को 4 श्रेणियों में बांटा है। औदक दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी तथा तालाब से घिरा होता है, वह औदक दुर्ग कहलाता है। पर्वत दुर्ग, बड़ी चट्टानों से निर्मित पर्वतों पर स्थित दुर्ग पर्वत दुर्ग कहलाता है। धानवन दुर्ग, ये ऐसे दुर्ग होते हैं जो ऐसे मरुस्थलीय जगहों पर बने होते हैं जहाँ न तो पानी होता है और न ही पहुँचना आसान होता है। वन दुर्ग, घने जंगलों में बना दुर्ग जहाँ का रास्ता बेहद दुर्गम हो, उसे वन दुर्ग की संज्ञा दी। कौटिल्य की मान्यता थी कि औदक और पर्वत दुर्ग संकट के समय राज्य की तथा उसके नागरिकों की रक्षा में सहायक होते हैं, जबकि धानवन दुर्ग एवं वन दुर्ग संकट के समय राजा की सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं अति उपयोगी होते हैं। उस राज्य में राजा को अनेक काम करने होते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, अतः प्रत्येक राज्य में कोष अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि वह कोष की वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि धर्म अर्थ काम में अर्थ प्रधान है। सेना, भूमि, समृद्धि आदि सभी में कोष की आवश्यकता होती है। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता थी कि प्रत्येक राज्य को युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना आवश्यक है। युद्ध हो या न हो, परंतु राज्य को तैयार रहना चाहिए। इन सभी कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के पास पर्याप्त कोष हो। कोष से सेना एवं दुर्ग दोनों की रक्षा होती है। कौटिल्य का स्पष्ट मत था कि राजा को कोष को प्रचुर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसे प्रजा से प्राप्त अनाज का 6वां भाग व्यापार से, 10वां पशुओं के व्यापार से प्राप्त 50वां भाग सदैव राजा के द्वारा राजकोष में जमा किया जाए। कौटिल्य स्पष्ट करता है कि राजा प्रजा से इस तरह संग्रह करे जैसे माली बगिया से पके फल लेता है।
प्रजा यदि कर देने में असमर्थ है तो उसे कच्चे फल की तरह ग्रहण न किया जाए, क्योंकि आसक्त प्रजा से कर संग्रह उसमें असंतोष अथवा विद्रोह करने का कारण होता है। दंड अथवा सेना। प्राचीन समय या प्राचीन भारत के सभी चिंतकों ने दंड को बहुत महत्व दिया है। कौटिल्य ने दंड का प्रयोग सेना के संदर्भ में किया है। सेना राज्य की सुरक्षा की प्रतीक है। कौटिल्य का मत है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो बनते हैं, साथ ही उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य सेना में क्षत्रिय को अधिकाधिक शामिल करने की बात करता है। उसकी मान्यता है कि आवश्यक पड़ने पर अन्य जातियों को भी शामिल किया जा सकता है। कौटिल्य की मान्यता थी कि सैनिकों को स्वाभिमानी होना चाहिए, राजा को उनकी बेहतर सेवा के लिए बेहतर वेतन तथा सुविधा के लिए तैयार रहना चाहिए। कौटिल्य ने सेना में हस्त सेना, अश्व सेना, रथ सेना तथा पैदल सेना का उल्लेख किया है। कौटिल्य इसमें हस्ती सेना को सर्वाधिक महत्व देता है। दंड समान रूप से सभी पर लागू होता है, अतः सभी पर समान रूप से लागू करने के लिए भी सेना अथवा शक्ति की आवश्यकता होती है। दंड अथवा भय के अभाव में सर्वत्र अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। कौटिल्य का मत है कि राजा को आपातकाल के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। आपातकाल के समय मित्रों की सहायता से मुकाबला किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने मित्रों पर विशेष बल दिया है। उनका मानना है कि मित्र वंश परंपरागत, विश्वासी, अस्थायी एवं हितैषी होने चाहिए। विभिन्न अंगों का तुलनात्मक महत्व। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राज्य का निर्माण इन 7 अंगों से मिलकर हुआ है, अतः प्रत्येक अंग की मजबूती से राज्य शक्तिशाली होगा। वह प्रत्येक अंग को महत्वपूर्ण मानता है। इनमें परस्पर सहयोग से राज्य का संचालन सुचारू हो सकता है। राज्य के 7 अंगों के संदर्भ में मनोभीष्म शुक्र का मत है कि स्वामी, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र आदि महत्व की दृष्टि से क्रमानुसार है। कौटिल्य भी सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से स्वामी को सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानता है। वह संपूर्ण शासन की आधारशिला मानता है। इसके विपरीत आचार्य भारद्वाज ने इस मत की उपेक्षा करते हुए स्वामी की तुलना में आमत्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। कौटिल्य ने अपनी रचना में स्वामी को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उसने संपूर्ण समाज के केंद्र में स्वामी को रखा है। उसका मानना है कि एक अयोग्य अमात्य को हटाया जा सकता है, उसके स्थान पर राजा नया आमत्य नियुक्त कर सकता है। वह संपूर्ण प्रशासन की आधारशिला राजा को मानता है। कौटिल्य अपने साप्ताहिक सिद्धांत के द्वारा राजनीति शास्त्र को अधिक लौकिक स्वरूप प्रदान करता है। मंत्री परिषद अथवा आमत संबंधी विचार। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी मान्यता थी कि राजा एक रथ है, जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेला राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह योग्य आमत्यों का चुनाव करे। कौटिल्य प्रत्येक कार्य के संचालन पर सद्भावना पर विशेष ध्यान देता है।
महाभारत में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार पशु बादलों पर ब्राह्मण वेदों पर पत्नी पति पर निर्भर करती है, उसी प्रकार राजा भी मंत्री परिषद पर निर्भर करता है। मनु ने भी मंत्री परिषद की अनिवार्यता पर बल दिया है। कौटिल्य ने भी मंत्री परिषद की अनिवार्यता पर बल दिया है। मंत्री परिषद का निर्माण मंत्री परिषद के गठन में कौटिल्य का सर्वाधिक जोर अमात्यों का योग्यता पर है। इसके लिए उसने अत्यंत कठोर नियम एवं मापदंड तय किए हैं। उसका मानना है कि क्षमतावान, योग्य और बिना दाग का व्यक्ति को मंत्री परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। वेणी प्रसाद के शब्दों में कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उच्च भावना, लोकप्रियता मंत्री परिषद के लिए आवश्यक योग्यताएं होने चाहिए। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, उसका आकार क्या होगा, इस पर कौटिल्य स्पष्ट राय नहीं रखते। मनु ने अमात्यों की संख्या 12, बृहस्पति ने 16, शुक्राचार्यों ने 20 मंत्रियों की संख्या सुझाई है। कौटिल्य इस संख्या के संदर्भ में मौन है। वे कार्य के अनुपात तथा योग्यता के आधार पर संख्या निश्चित करने पर बल देता है। अमात्यों की नियुक्ति इस संबंध में उसने सबसे पहले विभिन्न आचार्यों के पर प्रकट किए। कौटिल्य ने आचार्य भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, वात व्याधि और बहुदंती पुत्र के विचारों का विश्लेषण किया। कौटिल्य की मान्यता थी कि विद्या, साहस, गुण, दोष, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे। कौटिल्य की मान्यता थी कि अर्थशास्त्र के विद्वान, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति संपन्न, चतुर, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, स्वामी भक्त, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, धैर्यवान और द्वेष वृत्ति रहित पुरुष ही प्रधानमंत्री के योग्य है। अमात्यों के आचरण की परीक्षा। कौटिल्य ने अमात्यों के आचरण की समीक्षा पर विशेष बल दिया। कौटिल्य का मत है कि धर्म, अर्थ, काम तथा भय के आधार पर अमात्यों के आचरण का परीक्षण करना चाहिए। युक्त चारों कसौटियों पर सफल होने के बाद ही अमात्य को मंत्री परिषद में नियुक्त करना चाहिए। मंत्रणा एवं गोपनीयता। कौटिल्य ने गोपनीय मंत्रणा पर विशेष बल दिया। उसकी मान्यता थी कि मंत्रणा का गोपनीय न होना राजा एवं मंत्री परिषद के लिए घातक होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने कवच को समेटे होता है और केवल आवश्यकता होने पर उन्हें बाहर करता है, उसी प्रकार भी मंत्रणा गोपनीय होनी चाहिए। मंत्री की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि मंत्रणा का स्थान अत्यंत सुरक्षित हो। राजा एवं अन्य मंत्री इतने संयमित और विचारमान हो कि किसी भी चेष्टा से भी गोपनीयता भंग न हो। मंत्रणा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पक्षी भी झांक न सके तथा आवाज बाहर न जाए। कौटिल्य का मत था कि मंत्रणा सदैव 3-4 लोगों के साथ की जानी चाहिए। एक ही व्यक्ति से बार बार मंत्रणा करने से कई
वाद संदेह एवं कठिन प्रश्न का सही हल नहीं निकल पाता है। इसमें कई बार संबंधित मंत्री प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करने लगता है। कौटिल्य 3 से 4 मंत्री का पक्षधर है। इससे अधिक मंत्री होने पर प्रायः सुरक्षा एवं अनिर्णय की समस्या उत्पन्न होती है। मंत्री परिषद के कार्य कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद के निम्न कार्य है। राजा को परामर्श देना, राजा को परामर्श देना, संकट के समय राजा की रक्षा करना, राजा को भ्रष्ट अनैतिक कार्यों से बचाना, राजा के गुप्त भेदों को किसी के समक्ष उजागर न करे, राजा की मृत्यु का समाचार भी बाहर नहीं जाना चाहिए। राजा एवं मंत्री परिषद का संबंध। राजा एवं मंत्री परिषद के संबंधों के विषय में कौटिल्य का विचार है कि राजा सामान्यतः मंत्री परिषद के बहुमत के आधार पर कार्य करे। इसके साथ ही यदि परामर्श उचित न हो तो वह स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। कौटिल्य ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि अयोग्य अकर्मण्य विलासी राजा होने पर उस पर मंत्री परिषद का नियंत्रण आवश्यक है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान में इस बात का उल्लेख मिलता है जब बौद्ध धर्म के प्रति अति श्रद्धालु राजा अशोक ने बौद्ध संघों को अंधाधुंध दान देना शुरू कर दिया और राजकोष खाली होने लगा तो मंत्रियों ने युवराज के साथ मिलकर महान अशोक को ऐसा करने से रोका था। कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य के महामंत्री के रूप में जिस प्रकार कार्य किया उसमें भी महामंत्री एवं मंत्री परिषद की भूमिका का महत्व स्पष्ट होता है। प्रशासनिक व्यवस्था। राजा एवं मंत्री परिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन के संबंध में कौटिल्य ने स्पष्ट विचार रखे हैं। कौटिल्य प्रजा प्रेमी राज की कल्पना करता है जिसमें शासन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना है। यही कारण है कि बड़े कार्यों के संचालन के लिए अनेक प्रशासनिक उद्देश्य जन कल्याण करना है। यही कारण है कि बड़े कार्यों के संचालन के लिए अनेक प्रशासनिक सहयोगियों की आवश्यकता पर बल देता है। वह राजा को संपूर्ण प्रशासन का प्रधान मानता है, परंतु प्रशासन हेतु 18 अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन करता है। कौटिल्य ने उन्हें 18 तीर्थों की संज्ञा दी है। ये 18 तीर्थ इस प्रकार है। मंत्री। राज प्रशासन में राजा के बाद मंत्री का प्रमुख स्थान होता है। मंत्री राजा का विद्वान या विश्वस्त व्यक्ति होता है। वह राजा को परामर्श देता है। पुरोहित। राज प्रशासन में मंत्री के बाद पुरोहित का स्थान होता है। पुरोहित राजा को धर्म एवं नीति के संबंध में संकेत देता है। सेनापति। सेनापति की राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह सेना का प्रधान होता है। वह सेना का गठन करता है तथा संकट के समय में सेना का संचालन करता है। दौवारिक। दौवारिक राजमहल में रक्षकों का प्रधान होता है। उसी के द्वारा राजा के पास कोई प्रार्थना पत्र पहुंचाता है। अंतवेशिक। अंतवेशिक राजा का अंतपुर में प्रधान अंगरक्षक होता है। राजा की बीमारी की अवस्था में वह राजा की दिनचर्या से संबंधित कार्यों का संपादन करता है। प्रशासता। प्रशासता एक पदाधिकारी होता है जो सेना को नियंत्रण में रखता है। वह शांति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। युवराज। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी होता है। समाहति। कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में समाहति को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसका स्थान वित्त मंत्री के समान है। उसका मुख्य कार्य वार्षिक बजट प्रस्तुत करना होता है। वह संपूर्ण
आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। वह राज्य के आय को बढ़ाने के लिए कर लगाने तथा उसकी वसूली की व्यवस्था करता है। सन्निधाता सन्निधाता राज्य का एक उच्च पदाधिकारी होता है। वह राजकोष का अध्यक्ष होता है। उसका मुख्य कार्य राजकोष का भली भांति संग्रह और पर्यवेक्षण करना है। प्रतिष्ठा आयुक्त एक उच्च पदाधिकारी होता है। वह कार्यपालिका तथा न्यायिक दोनों कार्यों का संपादन करता है। उसका मुख्य कार्य अपराधों का दमन करना तथा जो राज कर नहीं देते उनसे कर वसूल करना या दंड देना होता है। नायक यह सेना का संचालक होता है। वह एक सैनिक पदाधिकारी होता है। और व्यवहारिक नगर का न्यायिक पदाधिकारी होता है। कर्मातिक खान उद्योगों का अधिकारी होता है। वह राज्य के कल कारखाने एवं उद्योगों की देखरेख करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा कौटिल्य ने अन्य विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया है जो प्रशासन की दृष्टि से आवश्यक होते हैं। इसमें कोतवा अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष आदि प्रमुख है। दंडपाल यह सेना एवं पुलिस का मुख्य अधिकारी होता है। दुर्गपाल यह दुर्ग का प्रभारी होता है। यह राज्य के समस्त दुर्गों की देखभाल करता है। अंतपाल या सीमा रक्षक यह मुख्य अधिकारी होता है जो सीमावर्ती प्रदेशों की रक्षा करता है। आटविक वन संपत्ति की रक्षा करता है। प्रशासनिक विभागाध्यक्ष कौटिल्य ने प्रशासन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का वर्णन इस प्रकार किया है। कोषाध्यक्ष राजकोष का स्वामी होता है। वह कोष को संपन्न रखता है। वह विभिन्न विशेषज्ञों की अनुमति से कोष में विभिन्न प्रयत्नों आभूषणों को भी रखता है। सीता अध्यक्ष राज्य में कृषि से प्राप्त अनाज के रूप में कर के संग्रहण का जिम्मेवार होता है। यह इन अनाजों का भंडारण करता है। यह कृषि का जानकार भी होता है। पाठाध्यक्ष एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। यह राज्य में क्रय विक्रय वाली वस्तुओं की व्यवस्था करता है। आयुधगार का अध्यक्ष युद्ध एवं अस्त्र शस्त्र संबंधी चीज़ों की व्याख्या करता है। पोतवा अध्यक्ष के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वह समस्त नाप तौल की व्यवस्था का जिम्मेदार होता है। शुल्का अध्यक्ष यह वह पदाधिकारी होता है जो राज्य की समस्त शुल्क या चुंगी की व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। सूत्राध्यक्ष यह वह पदाधिकारी होता है जो सूत्र संबंधी समस्त व्यवसाय का निर्माण या निर्धारण करता है। यह सूत्र रस्सी आदि की निगरानी करता है। सूरा अध्यक्ष यह आबकारी विभाग का प्रमुख होता है। यह समस्त मादक पदार्थों जैसे भांग, गांजा, शराब आदि पर नियंत्रण रखता है। सूना अध्यक्ष के पास वंशशाला की जिम्मेदारी होती है। यह पशुओं, मछलियों, पक्षियों तथा जंगली जानवरों की निगरानी करता है। मुद्रा अध्यक्ष यह मुद्रा के निर्माण संचालन के प्रति जिम्मेदार होता है। इसका दायित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। रथाध्यक्ष यह रथ सेना का प्रभारी होता है। यह राज्य की सुरक्षा के लिए प्रभावी रथ सेना के निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। अश्वाध्यक्ष यह घोड़ों की रक्षा के लिए कार्य करता है। वह राज्य में अनेक स्थानों पर घुड़सालों का निर्माण करवाता है। गजशाला अध्यक्ष यह हाथियों के संपूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। वह उनकी सुरक्षा, उनके आहार का भी प्रबंधन करता है। गणिका
इसका कार्य राज्य में गणिकाओं वैश्याओं की निगरानी करना होता है। नौका अध्यक्ष नौकाओं के निर्माण, नौका भागों पर उनके निर्बाध संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। गौ अध्यक्ष या गौवंश की रक्षा तथा उनके विकास के लिए जिम्मेदार होता है। सुवर्ण अध्यक्ष यह राज्य के अंदर सोने चांदी के कार्य करने के लिए स्थान बनवाने तथा उनकी निगरानी का कार्य करता है। कोषाध्यक्ष कोष्ठगारा अध्यक्ष राज्य में अनाजों के भंडार की व्यवस्था करता है। कुप्याध्यक्ष यह वह पदाधिकारी होता है जो जंगल में उपलब्ध वनवासियों एवं अन्य सामग्रियों स्थानीय शासन कौटिल्य ने प्रशासन के सबसे निचले हिस्से पर अर्थात स्थानीय शासन का भी उल्लेख किया है। वह राजा के द्वारा गौ स्थानिक और नगराध्यक्ष आदि अधिकारियों की नियुक्ति का समर्थन करता है। उसके द्वारा वर्णित प्रमुख स्थानीय प्रशासन के अधिकारी निम्न हैं। गौप यह स्थानीय शासन का प्रमुख पदाधिकारी था। वह 5 से 10 ग्रामों का जिम्मेदार था। इन ग्रामों की संपूर्ण जिम्मेदारियां गोप की होती है। स्थानिक या गोप के ऊपर स्थापित एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। जिले के समस्त गोप उसके अधीन थे। नगराध्यक्ष प्रत्येक नगर का अध्यक्ष नगराध्यक्ष कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य ने प्रशासन की व्यापक एवं सुचारू व्यवस्था की थी। उसने प्रशासन के प्रत्येक पहलू पर न केवल ध्यान दिया वरन उसके लिए अलग विभाग एवं पदाधिकारी नियुक्त किया है। कौटिल्य ने प्रशासन को अनेक भागों में बांटा। कौटिल्य की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन को भी स्थान दिया गया है। वह सत्ता के केंद्रीयकरण के स्थान पर विवेकीकरण का समर्थन करता है। कानून एवं न्याय संबंधी विचार कौटिल्य ने कानूनों के सख्ती से पालन पर बल दिया है। कौटिल्य का कानून अनुभववाद और अध्यात्मवाद पर आधारित है। उसके कानून का आधार धर्म है। उसकी मान्यता थी कि जो राज्य कानून का पालन तथा न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाते वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उसकी मान्यता थी कि राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना है। असामाजिक तत्व तथा अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। वह कानून एवं दंड को सगी बहनों की तरह मानता है जो राज्य को स्थायित्व और नागरिक जीवन में सुधार का संचार करता है। कानून का उद्देश्य व्यक्ति और समाज का कल्याण करना है। यह व्यक्ति और समाज दोनों के सभी पहलुओं का समाधान कल्याणकारी रूप में करता है। कानून की परिभाषा कौटिल्य के अनुसार कानून शाही आदेश है जो स्वीकृति के द्वारा लागू किया जाता है। कानून सभी शाही आदेशों का प्रतिरूप है। उन्होंने राजा को वरुण के समान माना है। वह सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की भूमिका भी अदा करता है। कानून के स्रोत कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोत बताए हैं। धार्मिक उपदेश, व्यवहारिक अथवा साथियों का व्यवहार, समाज के रीति रिवाज और परंपरा, राजकीय आदेश। कौटिल्य ने उपरोक्त के संदर्भ में एक स्थान पर लिखा है कि धर्म, व्यापार, चरित्र, राजआज्ञा के ये विवाद के निर्णायक साधन होने के कारण राष्ट्र के 4 पैर माने जाते हैं। कानून का वर्गीकरण कौटिल्य ने कानून का व्यापक वर्गीकरण किया है। उन्होंने इसको निम्न भागों में बांटा है। विवाह संबंधी कानून कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विवाह पर व्यापक विमर्श किया है। इसमें उन्होंने धर्म विवाह, स्त्री का पुनः विवाह, पति पत्नी द्वेष पर पुरुष अनुसरण और
पूर्ण विवाह पर व्यापक चर्चा कर इसके या इनके नियम और कानून का वर्णन किया है। दाय अथवा उत्तराधिकार विषय कानून कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उत्तराधिकार का सामान्य नियम, पैतृक क्रम से विशेषाधिकार, पुत्र क्रम से विशेषाधिकार का वर्णन किया है। उसकी मान्यता है कि माता पिता या पिता के जीवित रहते लड़के संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होते। पिता के न रहने पर वह संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। संयुक्त परिवारों में रहने वाले पुत्रों तथा पौत्र चौथी पीढ़ी तक अविभाजित पैतृक संपत्ति के बराबर के हकदार है। जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो उसे राज्य लेवे। उसकी मान्यता है कि पलित की संतान मूर्ख, अंधा, कोढ़ी उत्तराधिकार के अधिकारी नहीं होंगे। अचल संपत्ति संबंधी कानून इसके अंतर्गत कौटिल्य ने संपत्ति के बेचने, सीमा विवाद, कर की छूट, गांवों का बंदोबस्त, सामूहिक कार्यों में शामिल न होने का मुआवजा आदि का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें कर की छूट, रास्ते को रोकना, गांवों का बंदोबस्त भी शामिल है। ऋण संबंधी कानून कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऋण ब्याज के नियम, एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्ति के कर्जा संबंधी कानूनों का वर्णन किया है। वह ब्याज के संदर्भ में कहता है कि 100 पन पर 100 पन ब्याज लेना चाहिए। ऋण देने वालों तथा लेने वालों के चरित्र की निगरानी होनी चाहिए। अंग संबंधी ब्याज फल के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। धरोहर संबंधी कानून इसके अंतर्गत धरोहर गिरवी उधार की वस्तुओं को लौटाने, गिनकर रखी गई धरोहर आदि के संबंध में व्यापक चर्चा की गई है। दास और श्रमिक संबंधी कानून कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दास, श्रमिक और नौकरों के वेतन पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने यूनानी विचारकों की तरह दास प्रथा को स्वीकार किया है। वह विभिन्न या निम्न जातियों तथा अनार्यों को दास बनाने पर बल देता है। विशेष स्थिति में यदि उच्च कुल का व्यक्ति दास बन गया हो तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि यदि दासी से संतान उत्पन्न हो जाए तो उसे दासता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। साझेदारी विषय कानून कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि ठेके पर मजदूरी करने वाले मजदूर प्राप्त मजदूरी को आपस में बांट ले। व्यापारी को माल खरीदने से बेचने तक हुए खर्चे को जोड़ने के बाद बेचने से प्राप्त धन से हुए लाभ को साझेदार से बांट लेना चाहिए। क्रय विक्रय संबंधी कानून कौटिल्य ने क्रय विक्रय संबंधी नियमों का विस्तृत उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्रय विक्रय करने वाले व्यापारियों का बयान 1 दिन में, किसानों का क्रय विक्रय 3 दिन तथा दूध वालों का बयाना 5 दिन में वापस किया जा सकता है। स्वामी संबंधी कानून स्वस्वामी संबंधी कानून कौटिल्य ने स्वस्वामी संबंधी कानूनों का भी उल्लेख किया है। उसका मत है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को उपभोग कर रहा है तो उस पर उसी का स्वामित्व माना जाना चाहिए। वह आगे और अधिक स्पष्ट करता है और कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक
किसी संपत्ति पर अपना अधिकार खो देता है तो उस पर उसका दावा नहीं कर रहा है। निंदा संबंधी कानून कौटिल्य ने निंदा संबंधी अथवा विवाद के संबंध में स्पष्ट किया है कि किसी को धमकाना, निंदा करना वाक्य रुपया नामक अपराध के अंतर्गत। जुआ संबंधी कानून जुआ पर पैनी नज़र रखने का समर्थक था। उसका यह मानना था कि धूता अध्यक्ष को अपनी निगरानी में नियत स्थान पर जुआ खेलने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को दंड की व्यवस्था की है। न्याय संबंधी विचार प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुरूप कौटिल्य भी स्वधर्म के पालन पर बहुत जोर देता है। उसकी मान्यता थी कि स्वधर्म पालन से न केवल स्वतः व्यवस्था बनती है वरन लोक परलोक दोनों सुधरता है। इसके बावजूद जो नागरिक कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करने की भी व्यवस्था वह करता है। उसकी मान्यता थी कि न्याय की बिना प्रजा धर्म, अर्थ, कात और मोक्षज्ञ से वंचित हो जाता है। अतः न्याय के द्वारा ही प्रजा के उक्त परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यही कारण है कि कौटिल्य ने न्याय पर बहुत अधिक जोर दिया है। कतिपय यही कारण है कि कौटिल्य न्याय को राज्य का प्रमाण मानता है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौटिल्य ने अपने राजनीतिक दर्शन का आधार राजा को मानता है या माना है। उनकी मान्यता एक योग्य, कर्तव्यपरायण तथा जन कल्याणकारी राजा की है। इसके बावजूद न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति का पक्षधर था। उसकी मान्यता थी कि उच्चतर न्यायालय में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश तथा 3 अमात्य होने चाहिए जो एक साथ बैठकर विवादों का निपटारा कर सके। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाएगी। न्यायपालिका का संगठन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 4 स्थानों पर न्यायपालिका के गठन का सुझाव दिया। उसके द्वारा की गई न्यायपालिका की व्यवस्था पर इस प्रकार है। जनपद संधि न्यायालय यह वह न्यायालय था जो 2 राज्यों या गांवों की सीमा पर स्थापित किया जाता था। यही कारण है कि इसे संधि न्यायालय भी कहा जाता है। संग्रहण न्यायालय कौटिल्य की न्यायपालिका की मुख्य इकाई थी। इसमें 10 गांवों के केंद्र में स्थापित न्यायालय को संग्रहण न्यायालय कहा गया है। द्रोण मुख्य न्यायालय यह कौटिल्य की न्याय व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण इकाई थी। इसका क्षेत्र और अधिक व्यापक था। इसे 400 गांवों के केंद्र में स्थापित किया गया। इनका कार्य क्षेत्र संग्रहण न्यायालय से व्यापक था। स्थानीय न्यायालय द्रोणमुख न्यायालय की अगली कड़ी था। इसका कार्य क्षेत्र द्रोणमुख न्यायालय से भी व्यापक था। इसमें 800 गांवों का समाहित कराया गया। यह 800 गांवों के केंद्र में स्थापित एक न्यायालय था। न्यायपालिका का वर्गीकरण प्रकार कौटिल्य ने विवाद के स्वरूप के आधार पर न्यायालयों को 2 भागों में बांटा। दीवानी अवस्था धर्मशास्त्रीय या व्यापार न्यायालय, फौजदारी न्यायालय या फौजदारी अथवा कष्टक शोधन न्यायालय। दीवानी अथवा धर्म स्तरीय या व्यापार न्यायालय, धर्मशास्त्रीय न्यायालय वह न्यायालय है जो नागरिकों के परस्पर व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करते हैं। इस तरह के विवादों को कौटिल्य ने व्यापार की संज्ञा दी है।
इसमें मुख्य रूप से संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, ऋण, धरोहर, साझेदारी आदि संबंधित विवाद आते हैं। फौजदारी अथवा कष्टक शोधन न्यायालय कौटिल्य के अनुसार कष्टक शोधन न्यायालय वह न्यायालय है जिनका उद्देश्य राज्य के कष्टक अथवा शत्रुओं को राज्य से दूर रखना है। इसका मुख्य लक्ष्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रजा के प्रतिदिन के संपर्क के धोबी, जूलीर, रंगरेज, सुनार, वैद्य, नट आदि के द्वारा प्रजा के शोषण आदि के मामले आते हैं। इसमें कर्मचारियों के द्वारा प्रजा के उत्पीड़न के मामले भी आते हैं। कौटिल्य ने इन सभी अपराधों को कष्टक की श्रेणी में रखा है। इन अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था पर बल दिया है। कौटिल्य की संपूर्ण न्याय व्यवस्था आधुनिक है। वह न्याय की निष्पक्षता पर बहुत बल देता था। वह न्याय व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का हिमायती था। उसने उच्चतर न्यायालय में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश तथा 3 अमात्यों पर बल दिया तथा निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से करने पर बल दिया, जो कि आज के समय ज्यूरी बहु सदस्यीय न्यायिक पीठ के रूप में विद्वान है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया गवाही के लिए जाने पर बल दिया। उसकी मान्यता थी कि न्याय प्रदान करने की व्यवस्था में लिंग तथा वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसने न्यायाधीशों पर भी निगरानी पर बल दिया है। यह कार्य गुप्तचर विभाग को दिया गया। यदि न्यायाधीश नियमों की अनदेखी करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। दंड एवं गुप्तचर व्यवस्था कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ दंड व्यवस्था का भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने दंड के औचित्य एवं दंड के प्रकार का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। कौटिल्य का दंड संबंधी विचार बहुत तार्किक एवं यथार्थवादी है। उसकी मान्यता है कि काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष आदि 6 शत्रु जाने कब मनुष्य को उत्तेजित कर दे तथा मनुष्य को अधम दुराचरण की ओर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। चारों ओर मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए कौटिल्य ने एक प्रभावी दंड व्यवस्था की कल्पना की, जिसमें कानून तोड़ने तथा अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले को त्वरित रूप से दंडित करने की बात की है। दंड का स्वरूप कौटिल्य की मान्यता थी कि समाज में धर्म बना रहे तथा समाज में लोक कल्याण स्थापित हो। इसी उद्देश्य के लिए दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा ही दंड देने का अधिकारी होता है, अतः उसका दंड सुधारात्मक होना चाहिए। उसके द्वारा प्रतिशोधात्मक दंड नहीं होना चाहिए। दंड सुधार के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए। दंड एवं गुप्तचर संबंधी विचार। कौटिल्य दंड के निर्धारण में समानता के सिद्धांत को नहीं मानता है। उसका मानना है कि महिलाओं और बच्चों को कम दंड मिलना चाहिए। उसने वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी भेद किया है। उसका मानना है कि ब्राह्मणों को भी कम दंड मिलना चाहिए। कौटिल्य का मानना था कि दंड का निर्धारण अपराध की परिस्थितियों, वर्ण, लिंग के आधार पर करना चाहिए। दंड के प्रकार कौटिल्य ने 3 प्रकार के दंड बताए हैं। शारीरिक दंड। शारीरिक दंड में वह कोड़े मारना,
अंग छेदन, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण अथवा उच्च जातियों के माथे पर चिन्ह अंकित करने को शामिल करता है। उसने पाप करने वाले पुरुष को अन्य दंड भी बताए हैं। इसमें मुख्य रूप से बेत मारना, थप्पड़ मारना, बाएं हाथ को बाएं पैर से तथा दाएं हाथ को दाएं पैर से पीछे बांधना, दोनों हाथ आपस में बांधकर लटका देना, नाखून में सुई चुभाना, घी पिलाकर धूप या आग के पास बैठाना, जाड़े की रात में गीले बिस्तर पर सुलाना। वह कहता है कि माता पिता को गाली देने वाले की जीवा काट लेनी चाहिए। राजा अथवा राज के भेद खोलने वाले को भी यदि दंड दिया जाना चाहिए। प्राण दंड कौटिल्य ने विभिन्न अपराधों के लिए प्राण दंड का भी प्रावधान किया है। यदि झगड़े में किसी की मृत्यु हो गई तो दूसरे को प्राण दंड दे दिया जाए। बलात्कार करने तथा जीव काटने वाले, सेंध लगाकर चोरी करने, हाथी घोड़े तथा रथ को नुकसान पहुंचाने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। माता पिता पुत्र भाई आचार्य के हत्यारे को भी यही दंड दिया जाना चाहिए। अपने पति पुत्र गुरु को विष देने वाली स्त्री को गाय से कुचलवा कर मारा जाए। ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करने वाले शूद्र को जिंदा जला दिया जाए। रानी के साथ व्यभिचार करने वाले को जीवित भून दिया जाए। आर्थिक दंड। कौटिल्य ने आर्थिक दंड को 3 भागों में बांटा है। प्रथम साहस दंड, मध्यम साहस दंड, उत्तम साहस दंड। प्रथम साहस दंड में 48 से 96 पंथ तक का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। मध्यम साहस दंड को 200 से 500 पंथ तक की जुर्माने की व्यवस्था की गई है। उत्तम साहस दंड इसमें 500 से 1000 पंथ तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। कारागार अथवा जेल। कौटिल्य ने अपराधियों के लिए जेल की व्यवस्था की है। उसकी मान्यता है कि यदि कोई ब्राह्मण राज के विरुद्ध षड्यंत्र करे तो उसे आजीवन कैद में डाल देना चाहिए। कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि न्यायाधीशों तथा समाहर्ता से सजा जाए लोगों को कारागृह में रखना चाहिए। कारागृह में स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग स्थान होना चाहिए। कारागार की पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। कौटिल्य ने शुभ अवसरों पर कैदियों को मुक्त करने की व्यवस्था की। वह कौटिल्य का मानवीय दृष्टिकोण था। उसने आगे स्पष्ट किया है कि विजय पर राजकुमार के राज्याभिषेक के समय राजपुत्र के जन्मोत्सव पर कैदियों को मुक्त कर देना चाहिए। राज अधिकारियों के लिए दंड। कौटिल्य का मत था कि प्रत्येक राज अधिकारियों को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। यदि कोई अधिकारी नियमित आय का काम दिखाता है तो वह राजधर्म है। राजधर्म का अपहरण करता है, उसकी अक्षमता अयोग्यता से अधिक यह कमी होती है तो उसे उसी क्रम में दंडित करना चाहिए। यदि कोई अधिकारी राजकोष में अधिक धन जमा कराता है तो उसकी भी जांच कराकर उनको दंडित करना चाहिए, क्योंकि उनकी वसूली प्रजा को प्रताड़ित कर हुई होगी। यदि अधिकारी ने धन का गबन करते हुए जमा नहीं किया है तो उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। वैश्यावृत्ति के लिए दंड। कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुरुष कामना रहित महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे उत्तम साहस दंड देना चाहिए। राजा की सेवा में नियुक्ति कनिका को प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को 72,000 पन दंड देना चाहिए। राजा की आज्ञा पर कोई वैश्य आदि किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने से इनकार कर दे तो उसे 1000 कोड़े लगवाए
जाना चाहिए। पूरी रात का शुल्क ले बहाना बनाने पर शुल्क का 8 गुना दंड लिया जाना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य ने गुप्तचर को प्रशासन को महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। उसकी मान्यता थी कि बगैर प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था को या के सुरक्षित प्रगतिशील राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। भारत में प्राचीन काल से ही गुप्तचर व्यवस्था पर अत्यधिक बल रहा है। रामायण तथा महाभारत में गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने प्रथम या सर्वप्रथम गुप्तचर व्यवस्था को स्थापित किया। उसने गुप्तचरों के प्रकार, कार्य तथा भूमिका का विस्तृत वर्णन किया। उसने 2 प्रकार के गुप्तचर बनाए, अस्थायी गुप्तचर, भ्रमणशील गुप्तचर। अस्थायी गुप्तचर। कौटिल्य ने अस्थायी गुप्तचरों को 5 भागों में बांटा है। कौपिक गुप्तचर दूसरों के रहस्य को जानने वाला एक दबंग किस्म का गुप्तचर होता है। यह सामान्यतः विद्यार्थी के वेशभूषा में रहता है। दूसरों के रहस्य को जानने वाला एवं दबंग किस्म का गुप्तचर होता है। यह सामान्यतः विद्यार्थी की वेशभूषा में रहता है। उदा स्थित गुप्तचर यह सन्यासी रूप में रहने वाला बुद्धिमान तथा सदाचारी व्यक्ति होता है। गृहपालिक गुप्तचर गरीब किसान के वेश में रहने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वैदेहक गरीब व्यापारी के वेश में बुद्धिमान गुप्तचर को वैदेहक कहा जाता है। तापस गुप्तचर जीविका के लिए सिर के बाल साफ अथवा जहाँ रखे राजा का कार्य करने वाला व्यक्ति तापस गुप्तचर कहलाता है। यह सामान्यतः विद्यार्थियों के साथ नगर के पास आश्रम बना कर रखते हैं। भ्रमणशील गुप्तचर ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर कार्य करते हैं, अतः इन्हें भ्रमणशील अथवा संचार गुप्तचर होते हैं या कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। क्षत्रिय गुप्तचर ये राजा के संबंधी नहीं होते, परंतु इनका पालन राजा के लिए आवश्यक होता है। ये वशीकरण, धर्मशास्त्र, नाचने गाने, ज्योतिष में अति पारंगत होते हैं। तीक्ष्ण गुप्तचर ये वे गुप्तचर होते हैं जो धन के लिए बड़े जोखिम उठा लेते हैं। वे हाथी, बाघ, सांप आदि से भिड़ जाते हैं। इन्हें तीक्ष्ण गुप्तचर कहते हैं। रसद गुप्तचर अपने निकट संबंधियों से संबंध न रखने वाला कठोर एवं क्रूर स्वभाव के व्यक्ति को रसद विष देने वाला गुप्तचर कहा जाता है। परिव्राजिका गुप्तचर धन के इच्छुक ऐसी स्त्री जो अमात्यों के घर जाती हो, दबंग हो, बामनी हो तथा रनिवास में समान हो को परिव्राजित का गुप्तचर कहा जाता है। उभय वेतन भोगी गुप्तचर यह दोहरा वेतन पाने वाले दूसरे राज्यों की गतिविधियों का पता लगाने वाले गुप्तचर होते हैं। ये दूसरे राज्य में जा नौकरी करते हैं और दोहरा वेतन लेते हैं। विष कन्या यह वह स्त्री थी जो विष का सेवन कर पाली जाती थी। इसे राजहित में शत्रु के पास भेजा जाता था, वह जहाँ वह अपने सौंदर्य यौवन। विष कन्या यह वह स्त्री थी जो विष का सेवन कर पाली जाती थी। इसे राजहित में शत्रु के पास भेजा जाता है, जहाँ वह अपने सौंदर्य यौवन हाव भाव से शत्रु को भोग के लिए तैयार कर लेती थी। यही शत्रु के विनाश का कारण बनता था। गुप्तचरों के कार्य। कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित बताए हैं। गुप्तचर को उच्चाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के आचरण का पता लगाकर राजा को सूचित करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी विद्रोही प्रवृत्ति का है तो उसकी सूचना तत्काल राजा को देनी चाहिए। ऐसे संयंत्रों की सूचना राजा को देना जो
राजा के विरुद्ध प्रजा द्वारा रचे गए हो। जनता के मनोभावों को पढ़ना तथा असंतोष के कारणों को राजा के समक्ष प्रस्तुत करना। कौटिल्य के शब्दों में राज्य में कर्मचारियों एवं प्रजा की शत्रुता जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए। राजा धन एवं मान द्वारा गुप्तचरों को संतुष्ट रखे। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था का विश्लेषण बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया है। विदेश नीति संबंधी विचार। मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में मंडल सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों के से संबंध संचालन को मंडल सिद्धांत के नाम से तथा अन्य विदेशी राज्यों के साथ संबंध संचालन को षड गुण नीति के नाम से अभिव्यक्त किया। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित है। यह राम राज्य में प्रचलित दिग्विजय सिद्धांत पर आधारित है। अर्थमंडल का अर्थ राज्य का वृत्त होता है। यह एक प्रकार की रणनीति है जिसमें विषय की आकांक्षा रखने वाला राज्य अपने चारों ओर के अन्य राज्यों को मंडल मानता है। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों के वृत्तों पर आधारित है। इसके अंतर्गत मंडल का केंद्र ऐसा राज्य होता है जो पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने में मिलाने का प्रयत्नशील रहता है। इसे वह विजिगीषु राजा कहता है। मंडल में 12 राज्य होते हैं। विजिगीषु, अरि, मित्र, पाष्टिग्राह, आक्रंद, पार्निग्रालसार, क्रादासार, माध्यम और उदासीन। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु मंडल के मध्य रहता है। मित्र और अरिमित्र ये 5 राज्य विजिगीषु के सामने तथा पार्निग्राह, आक्रंद, पार्निग्रालसार और आक्रदासार ये 4 राज्य के पीछे रहते हैं। शेष 2 राज्य मध्यम एवं उदासीन बगल में रहते हैं। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। विजिगीषु राज्य अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखने वाला विजिगीषु कहलाता है। इसका स्थान मंडल के केंद्र में होता है। अरि विजिगीषु के सामने वाला राज्य जो उसका शत्रु होता है अरि कहलाता है। मित्र अरि के सामने का राजा मित्र कहलाता है। यह विजिगीषु का मित्र और अरि का शत्रु होता है। अरि मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है। यह अरि का मित्र और विजिगीषु का शत्रु होता है। मित्र अरि मित्रता के सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है। राज्य क्योंकि वह अरि मित्र राज्य का मित्र होता है तो अरि राज्य के साथ उनका संबंध मित्रता का रहता है। पार्सिन ग्राह पीठ का शत्रु विजिगीषु के पीछे जो राज्य रहता है वह पारसीन ग्राह कहलाता है। अरि की तरह वह विजिगीषु का शत्रु होता है। आक्रंद पारसीन ग्राह के पीछे जो राज होता है उसे आक्रंद कहते हैं। वह विजिगीषु का मित्र होता है। पारसीन ग्राह सार क्राद के पीछे वाला राज का पार्नी ग्राहसार कहलाता है। यह पार्नी ग्राह का मित्र होता है
अंक्रादाशार। पार्निन ग्राहाशार के पीछे वाला राज्य अंक्रादाशार कहलाता है। यह अंक्राद का मित्र होता है। फिर है आगे 11 में 10 में हम लोगों ने देखा इसमें कि यह अंक्राद का मित्र होता है। फिर है मध्यम उदासीन। उसके बाद मंडल सिद्धांत का विश्लेषण है, और मंडल सिद्धांत का जो विश्लेषण है उसमें कहा गया है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत 12 राज्यों के एक केंद्र की कल्पना करता है। फिर है मंडल सिद्धांत में राज्यों की विशेष नाम एवं विशेष प्रकृति का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार यह संख्या घट बढ़ सकती है। कौटिल्य के अनुसार मध्यम एवं उदासीन राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की शक्ति लगभग समान है। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है 60 गुण नीति है। ठीक है, 60 गुण नीति को जानेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं सैनिकों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में है। विजयी राजा के प्रकार कौटिल्य ने विजिगीषु राजा के 3 प्रकार बताए हैं। धर्म विजयी गौरव एवं प्रतिष्ठा के लिए विजय प्राप्त करना चाहता है। वह शत्रु द्वारा आत्मसमर्पण करने से संतुष्ट हो जाता है। फिर आगे दिया गया है मूल्यांकन। उसके बाद फिर आगे दिया गया कौटिल्य एवं मैकियावेली का तुलना। तो यहाँ पर कौटिल्य ने पुस्तक अर्थशास्त्र तथा मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में अपने राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया है। कुछ पाश्चात्य विचारक कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत मानते हैं तथा उसकी तुलना मैकियावेली से करते हैं। कौटिल्य एवं मैकियावेली में अनेक स्थानों पर समानता दिखाई पड़ती है तथा अनेक स्थान पर असमानता दिखाई पड़ती है। मैकियावेली से समानता वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित है जो आप देख सकते हैं। फिर कौटिल्य और मैकियावेली में क्या अंतर है, और कौटिल्य एवं यूनानी विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक में ये सारे चीज़ को देख सकते हैं आप। तो अगस्टाइन है, मिल है, मार्क्स, मैकियावेली, ये गौरव दिया गया है। ये सारी प्रश्न को देखेंगे और सारांश है। उसके बाद शब्दावली है, फिर अभ्यास प्रश्न है, निबंधात्मक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे इकाई 4 स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पे